हेलो दोस्त। आरआरबी एलपी सीबीटी 2 रिवाइज डेट अब नहीं आया है और लग रहा है अभी भी एक चीज़ न्यूज आई है अंदर से कि रेलवे बोर्ड नाराज चल रहा है आरआरबी से। क्यों? बोला 19 लाख सीबीटी 1 हुआ, आराम से हो गया और 2.5 लाख कैंडिडेट को लेना पड़ा सीबीटी 2 में। तो कौन सा ऐसा पेज फंस गया जो एग्ज़ाम सेंटर ही मैनेज हो गया। और हालांकि सीबीटी 1 में हुआ या नहीं हुआ पता नहीं चला किसी को, लेकिन समस्या तो यही है। लेकिन रेलवे बोर्ड के पास पहुंच रही है कि अगर सीबीटी 2 में जो बढ़िया सेंटर पे एग्ज़ाम होता है वहां अगर इस तरह की घटना हो सकती है, पटना वाला पुलिस केस में आपने देखा, पूरी एग्ज़ाम सेंटर माफिया जैसा एग्ज़ाम सेंटर हो रहा है ऑनलाइन में, तो क्या कहा जा सकता है। तो अभी लग रहा है रिवाइज डेट अभी टाइम से आएगा। और मैंने पहले ही एक्सपेक्टेड आपको बताया था, 22-23 तारीख को वीडियो हमने बना लिया था जिसमें आपको बताया था ना कि इस पर एक डिसीजन होनी है कि पेपर कैसे हो, बदलाव के साथ हो, एग्ज़ाम सेंटर बदलाव हो या कुछ सख्ती भी किया जाए या कोई नया चीज़ भी ऐड होगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों को लग रहा है इतना आसान है कि जैसे सीबीटी 2 का डेट आया था वैसे ही ईजी हो जाएगा, तो नहीं। जेई का सीबीटी का डेट आ गया, वो पहले आ गया। तो कुछ लोग बोले कि जेई का सीबीटी पहले कैसे आ गया, किससे? पैरामेडिकल से। तो ध्यान रखिएगा कि पैरामेडिकल से पहले इसलिए आ गया कि जेई के लिए एबिलिटी हो सकती है, एलपी सीबीटी 2 के लिए भी एबिलिटी हो सकती थी अगर ये सीबीटी 2 में केस फंसा नहीं होता। तो यहाँ केस फंसा है, इसलिए आपको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, अब ये इसको छोड़िए, अभी कुछ पढ़ लेते हैं। तो रेफ्रिजरेंट एंड एयर कंडीशनिंग के लिए हमने पिछले 2 दिन में 450 क्वेश्चन का सेट बनाया है, उसमें से 25 क्वेश्चन आपके लिए नाम। कुछ समझेंगे हम भी, कुछ गलतियाँ भी होगी क्योंकि मेरा ये कोर सब्जेक्ट नहीं है, मैं रेफ्रिजरेंट एंड एयर कंडीशनिंग से नहीं हूँ, मेरा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का बैकग्राउंड है। फिर भी आपको जॉब के मुकाबले हमने जॉब में जो कामें किया है उसके एक्सपीरियंस के आधार से मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि अगर कोई कितना बताएगा उससे अच्छा नहीं बताए तो फिर एक बार बता देना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। मैं शुरू से एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मुझे थ्योरी नहीं पता है, लेकिन हमने काम किया है इस पे, बड़े बड़े मशीनों पे और छोटे मशीनों पे भी सारे रिपोर्ट बनाए हमने, फेलियर अटेंड किया है, उसके आधार पे आपको इस वीडियो को बना रहे हैं। अच्छा लगेगा तो बोलिएगा, और कुछ एक्सपीरियंस जो दिखेगा जो किताबों में नहीं है उसके लिए बात करेंगे। इससे पहले कुछ लोग का बार बार कमेंट आता ना कि पीडीएफ भी चाहिए। तो देखिए हमने पीडीएफ के, देखिए आरएससी के लिए पहले हमने बनाया है, आरएससी 2 में आता है, ध्यान दीजिएगा। ये इलेक्ट्रीशियन वाले ग्रुप में भी आता है, इलेक्ट्रिकल वाले में, और दूसरा ये आपका मैकेनिकल में भी आता है और ऑटोमोबाइल में भी आता है। क्योंकि देखिए एसी है ना, एसी कहीं भी लगती है, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में भी हो, गाड़ी में मैकेनिकल में भी हो, और अब ऑटोमोबाइल में तो धन बहुत तेरे लगते हैं। तो कुल मिला के आरएससी जो रेफ्रिजरेंट एंड एयर कंडीशनिंग का स्कोप बहुत है, लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी इलेक्ट्रीशियन के साथ होती है, फिटर के साथ भी होती है, और आपका हीट इंजन, टर्नर, वेल्डर सबके साथ हो जाती है। इसलिए वैकेंसी कम पड़ जाता है और कंपटीशन होके कट ऑफ अच्छा चला जाता है। सिलेबस लिमिटेड है, इलेक्ट्रिकल वाले छोड़ दे पार्ट, तो आरएससी का सिलेबस लिमिटेड है और उसको बहुत आसानी से अचीव किया जा सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं भी कर लूँगा। तो चलिए, ये आपके लिए 450 क्वेश्चन है जिसमें एलपी के 3 सेट, 8 तारीख, 23 तारीख का शिफ्ट 1 और 2, उसके बाद आईटीआई का फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का करीब करीब 153 क्वेश्चन, और साथ में आपका डीएमआरसी मेंटेनर के लिए जो पेपर हुआ था 19/4/8 का, उसका 75 क्वेश्चन। कुल मिला के 450 क्वेश्चन है, और 450 क्वेश्चन को 60 रुपये में यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी इसमें कुछ करना और हमें बाकी है, एडिट करना बाकी है, लेकिन अभी जितना है वो मोर देन सफिशिएंट है आरएस के लिए। लेकिन इसको हमने कंबाइन करके भी रखा है, ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग कहेंगे कि ये इसमें भी कंबाइंड होगा, अरे बिल्कुल, क्योंकि ये सिलेबस में ही है मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल में, तो वहाँ भी कंबाइन मिलेगा। लेकिन आरएससी वाले का रहता था कि मैं इतने पैसे क्यों खर्च करूँ, मैं तो कम ही में ले लूँगा, तो आरएससी आपको अलग से करके दे दिया है। और ये 60 में पता है 15 रुपये जाते हैं उसके, इंस्टा मोडो और सरकार गवर्नमेंट का टैक्स का। तो मेरे पास तो लिमिटेड स्कोप है, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए पहले पीडीएफ की शुरुआत दिखाते हैं आपको, सैंपल में देखने में भी काम आ जाएगा और
पढ़ने में भी यहाँ पढ़ लीजिएगा तो लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, हमें लगता है कंसेप्ट तो आपने पढ़ ही रखा है, फिर थोड़ा सा और पढ़ते हैं। तो ये है, हमने PDF अपने से बनाया है, रेफ्रिजरेटर या रेफ्रिजरेंट एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक का हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन करने का कोशिश है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे है। अब इसमें देखिएगा, अभी हम जो बात कर रहे हैं केवल DMRC वाले पे बात करेंगे। बहुत प्योर रूप से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करूँगा। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो सिंपल से एक एक करके हम इसको करते जाएंगे, तो बहुत इजी रूप से इसको अटेंड कर पाएंगे हम। तो इसको एक एक करके नीचे लाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, जो हमने सिलेबस बना रखा है, सब कुछ है वो आपने वो देख रखा होगा। अब इसमें हमें सर्च करना है DMRC वाला को, इसको थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा पेपर है, इसलिए मैं रेफरेंस इसीलिए कर रहा हूँ कि अच्छा पेपर है, प्योर रूप से बढ़िया पेपर है। एक बार सर्च करते हैं तो एक आ गया, अगला पेज जाएगा 80 नंबर पेज। चलिए आ गया DMRC का। तो देखिए सेक्शन का RSC मैकेनिक का डोबिन पेपर था। तो सबसे पहले देखिएगा, एक एक करके ध्यान से पढ़िएगा। OLP कनेक्टेड इन सीरीज विथ, किस वायरिंग में घर का AC की बात करा जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रीशियन भी घर के AC काम कर लेते हैं और रेफ्रिजरेंट मैकेनिक वाले भी AC के काम कर लेते हैं। तो OLP जब भी कनेक्ट होता है ना, ये कॉमन वाइंडिंग में होता है, ध्यान दीजिएगा। कॉमन वाइंडिंग कहने का मतलब ये है कि जब कॉमन वाइंडिंग में ना कनेक्ट कीजिएगा तो एक वाइंडिंग आपको बच जाएगा, तो फिर इसका फंक्शन ही काम नहीं करेगा। ये एक्सपीरियंस कहता है। कई लोग गलती करते हैं, कोई स्टार्टिंग में लगा देते हैं और कोई रनिंग में लगा देते हैं। तो ये चीज़ से बचिएगा, गलती नहीं करना है कॉमन वाइंडिंग में। मेन वाइंडिंग में कोई ज़रूरी नहीं है, कॉमन वाइंडिंग की बात होती है, मेन वाइंडिंग तो यहाँ अलग से होता नहीं है। चलिए दूसरा है, यदि भाप अवस्था में प्रतिशत उत्पादन में प्रवेश करे तो क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, रेफ्रिजरेंट वाष्प अवस्था में क्या होगा, तो शीतल नहीं होगा, आपका कोई भी पदार्थ का ठंडक नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा ना होना चाहिए, द्रव रूप में आनी चाहिए। चलिए अगला बात करते हैं, टाँका लगने के बाद टाँके को जोड़ को शीतल कैसे किया जाता है। तो क्या कर देते हैं, पहले हम जोड़ लगाते हैं और सोल्डिंग ब्रेजिंग करते हैं ना। ब्रेजिंग करने के बाद क्या कर देते हैं, थोड़ी देर तक उसको छोड़ देते हैं, और कई लोग तो फूंक भी मार देते हैं छोटा करते हैं। तो कोई बात नहीं, तो क्या तेल वगैरह नहीं डालना चाहिए, सबसे ख़राब हो जाएगा। इस सब चीज़ें करेंगे तो आपका सिस्टम खराब सॉरी ब्रेजिंग अच्छा नहीं होगा। तो केवल उसी टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए, अपनी जो आपने गर्म करने के लिए जो उपकरण रखा है उसको हटा दीजिए। बहुत अलग अलग तरह का है आजकल, तो एक छोटा सा स्प्रे टाइप पे भी आती है गर्म करने वाला, एक छोटा सा सिलेंडर में भी आता है, वो सब का हटा देना है, तो अपने आप वो जम जाएगा और ठंडा हो जाएगा। फिर कह रहा है कि R और AC क्षेत्र में तापस्थायी संपीडक को क्या नियोजित करता है, उसके बारे में बताना है। तो जब आवश्यकता होता है तो तापमान को ही तो करते हैं, और क्या कर सकते हैं, धारा करंट वगैरह कुछ नहीं करना। जब आवश्यकता है तो तापमान प्राप्त हो जाता है, संपीडक यही काम करता है। फिर उसके बाद है, व्हाट विल बी डिस्चार्ज प्रेशर फॉर इफिशिएंट हर्मेट्रिक सील्ड कंप्रेसर। अब देखिए, कंप्रेसर से प्रेशर कोई भी हो, किसी टाइप की प्रेशर हो, खास करके ध्यान रखिएगा, जब हम रेफ्रिजरेंट की बात करते हैं तो 4 चीज़ आपकी होती है ना। पहले आपका क्या होता है, कंप्रेसर। कंप्रेसर के बाद दूसरा कंपोनेंट आता है, ऐसे तो बहुत सारा होता है लेकिन दूसरा मेजर कंपोनेंट वो आता है कंडेंसर। कंडेंसर के बाद आता है आपका वाल्व, थर्मो इलेक्ट्रॉनिक वाल्व या कैपिलरी भी कहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और उसके बाद जो आती है आपकी फाइनल रूप से वो आती है आपका, बड़े आइटम की बात कर रहा हूँ, छोटा भूल जाइएगा, ये होता है एवापोरेटर, यही होता है ना, ये है कंप्रेसर, यही आपके है। अब इसमें रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से क्या होता है, पुश करके पुल करके प्रेस करके यहाँ पे डिस्चार्ज किया जाता है। तो यहाँ के क्या बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, दोनों क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। तो क्या कर देंगे, जब ज़्यादा होती है तो वो 300 PSI, देखिए सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ 300 PSI है, और यही होगा यानी 30 बार के आसपास, और 30 बार के आसपास ही 31 बार, अगर 31-32 बार हो जाता है तो आपका हाई कट ऑफ आ जाता है। अगर आपके सेंसर लगे हुए, बढ़िया वॉशिंग मशीन, फ्रिज और AC है तो
उस कंडीशन में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा हाई प्रेशर। अब इससे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इसी सर्किट से पूछा जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा मैं वो करता हूँ। हाई प्रेशर को कम कहाँ किया जा सकता है, तो ये आपका एक्सपेंशन वाल्व में कम किया जाता है। तो यानी कंडेंसर में जो प्रेशर होती है वो हाई ही रहती है, लेकिन कंडेंसर में फ़ैन लगे होते रहते हैं। आपको एग्जॉस्ट फैन जो लगा रहता है ना आपका घर के एसी के बाहर आउटडोर यूनिट में या कोई भी यूनिट में, तो ये फैन से क्या करता है, टेम्परेचर को थोड़ा डाउन कर देता है। हालांकि पूरा नहीं डाउन होता है, थोड़ा डाउन हो जाता है। फिर एक्सपेंशन वाल्व से टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है और प्रेशर भी डाउन हो जाता है। फिर यहाँ से निकलता है एवोपरेटर में, तो एवोपरेटर में टेम्परेचर भी कम और प्रेशर भी कम। यहाँ रेफ्रिजरेंट क्या बन जाती है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आते 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 यहाँ तक आपका कंप्रेसर में आने में फिर आपको एक लिक्विड फॉर्म में नहीं आनी चाहिए, एकदम बिल्कुल टेम्परेचर डाउन और प्रेशर डाउन दोनों हो जाता है, जिसके कारण से कंप्रेसर सही चार्ज करता है। अगर यहाँ लिक्विड फॉर्म में आ गया कंप्रेसर तो दिक्कत आ जाएगी। और ये लाइन कुछ होता है ना, ऐसे लाइन एक बनाते हैं, इधर लिक्विड लाइन इधर एक लाइन, वो वाला भी एक कंसेप्ट है। तो कुल मिला के आप ये पूरा कंसेप्ट को अगर रेफ्रिजरेंट एंड एयर कंडीशनिंग का इस कंसेप्ट को जानेंगे तो 90% क्वेश्चन यहीं से हो जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रिकल वाले टॉपिक है जो बाद में आपको कवर करने होते हैं। तो चलिए ये टॉपिक तो हो गया, इससे आपको कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला टॉपिक आपका छठा होता है, व्हाट शुड बी स्पेसिंग ऑफ एवेपोरेटर कीप टू लो टेम्परेचर एप्लीकेशन। तो अगर लो टेम्परेचर का करना है तो जगह क्या करना पड़ेगा, स्पेस। कंडेंसर नहीं एवोपरेटर में, तो एवोपरेटर में अभी हम बात कर रहे थे ना, यहाँ के बाद जो टेम्परेचर निकलती है वो लो निकलती है और प्रेशर भी लो रहता है। तो अगर लो प्रेशर टेम्परेचर को है तो ये वाला एरिया को क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, तभी तो ज़्यादा कूलिंग करेगा और इससे फैन जो चलेगा वो बाहर निकलेगा। जितना बड़ा एवेपोरेटर कॉइल या कॉइल में डिस्टेंस जितना उतना ज़्यादा वहाँ से एयर फ्लो होगा, और एयर फ्लो होगा तो क्या करेगा, वो अच्छा कूलिंग करेगा। तो फिर स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, वो होता है। लेकिन जगह के अभाव में कुछ लिमिटेड जगह किया जाता है, वो नीचे पेपर में देखेंगे। तो एवेपोरेटर में जो फिन्स लगे होते हैं, जो कॉपर ट्यूब के ऊपर ऐसा ऐसा पत्ती लगा रहता है ये वाला, इसका स्पेसिंग जितना करेंगे उतना एयर फ्लो, ज़्यादा एयर और रेफ्रिजरेंट कांटेक्ट में आता है इसलिए। लेकिन जितना अगर दूर दूर रखेंगे और आपके पास स्पेस छोटा मशीन बनाना है तब दिक्कत आती है, तो इसलिए कॉम्पैक्ट दोनों को मिला के किया जाता है। चलिए अगला है, एक निश्चित परिवेशी तापमान पर किसी प्रशीतक का आदर्श दाब पर निर्भर करता है, किस पे, तो सिलेंडर में द्रव प्रशीतक की मात्रा, कितना ताप और कितना प्रेशर रहेगा उसके आधार पे। उसके बाद आठवां है, विच इज ए प्रोसेस इज जनरली यूज फॉर एयर कंडीशनिंग प्लांट एंड टू ऐड मॉइस्चर इन कूलिंग रूम। अगर किसी भी कूलिंग रूम में आपको अच्छा फीलिंग करना है तो कितनी क्या करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, ह्यूमिडिफायर। तो देखिए एसी में दोनों चीज़ होता है, ह्यूमिडिफायर और डीह्यूमिडिफायर। अगर बरसात का मौसम है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो एसी क्या करता है, डीह्यूमिडिफायर करता है। और अगर ड्राई सीजन चल रहा है, एकदम बिल्कुल ड्राइनेस है, उस समय ह्यूमिडिफायर करता है। और जनरली जो ह्यूमिडिटी का लेवल होता है एसी में, कई जगह अलग अलग मशीनों में 55 से 65 के बीच में होता है जनरली। तो अलग अलग टाइप के अलग अलग एरिया, अलग अलग एप्लीकेशन के रूम में अलग अलग एप्लीकेशन में 65 से 55 के बीच में ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है एयर कंडीशनिंग। तो ये हो गया आपका। उसके बाद हुई चीज सक्शन वाल्व फिटेड विथ रोटरी कंप्रेसर। तो अगर सक्शन वाल्व खींचना होता है तो क्या लगाते हैं, चेक वाल्व ही लगाते हैं ना, बिल्कुल चेक वाल्व लगाएंगे तो आपका कंप्रेसर में सक्शन वाल्व के साइड में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 10 HP मोटर, 10 मोटरों को की है, अच्छा 10 क्वेश्चन है, मोटर के किस भाग को देखकर कोई पुष्टि कर सकता है कि मोटर एक DC और AC है। ये तो पहले आपने इलेक्ट्रिक में पढ़ रखा है और 10th में पढ़ रखा है। हालांकि ये इसलिए दिया हुआ है कि कई लोग भूल जाते हैं कि इलेक्ट्रीशियन को क्वेश्चन ना पूछेगा RAC में, तो ये भूल नहीं। देखिए RAC इलेक्ट्रीशियन का ही पार्ट है और इलेक्ट्रिकल का ही एक ब्रांच है, ध्यान रखिएगा। तो ये कम्यूटेटर होता है
अगर कम्यूटेटर है तो डीसी मशीन है, और स्लिप रिंग है तो ये सबको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल वाले अच्छा जानते हैं। एसी मशीन है। ये दोनों में मेजर डिफरेंस यही है, कम्यूटेटर मीन्स डीसी, स्लिप रिंग मतलब एसी। चलिए अलग बात करते हैं। मोटर संबंधी ऑटोमोबाइल में वातानुकूलन के पश्चात प्रशीतक प्रणाली की क्या आवश्यकता पड़ती है? तो सबसे प्रशीतक तेल का चक्र में जमा होना, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर प्रशीतक के वातानुकूलन के, ठीक है, सही है, जमा होना नहीं चाहिए, मैं प्रशीतक तेल का चक्र में जमा होना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 12, विच इज रेफ्रिजरेंट यूज फॉर आइसक्रीम बेंडिंग बैन कंटेनर? कंटेनर में क्या ग्लिसरीन रखते हैं, क्या रखते हैं, ग्लाइकोल भर देते हैं, जिससे उसकी बची हुई रहती है, ये ध्यान रखिएगा आइसक्रीम वाला। चलिए उसके बाद है विच प्रॉपर्टी ऑफ डेसिकेंटेंट रिकमेंडेड फॉर रेफ्रिजरेंट यूनिट? तो बोथ है एसिड एंड वाटर एब्जॉर्बिंग, विच प्रॉपर्टी इज डेसिकेंट, ठीक है आपका तीसरा है। तो ये सब प्रॉपर्टी आपका रेफ्रिजरेंट का वेल्डिंग, सोल्डिंग, ब्रेजिंग, ठंडा, कूलिंग, ह्यूमिडिफायर अभी तक हमने पढ़ रखा है। उसके बाद अब देखिए रेट्रोफिट इज इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ रेफ्रिजरेंट व्हेन यूज ऑफ, तो क्या बोलते हैं, एसी ब्लेंड बोलते हैं, मिला के बनाना। चलिए उसके बाद आज आगे बात करते हैं, विच इज रेफ्रिजरेंट आर इन्वॉल्व इन द कॉम्पोजिशन ऑफ R410A? R410A में दो रेफ्रिजरेंट होते हैं, मिल के बनता है। R407 भी है, 3 मिल के बनता है। R134A भी कुछ मिश्रण है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है 410A का, तो यहाँ पे R32 और R125 है, दो का मिश्रण है। और ध्यान देखें कि कुछ लोग ये कहते हैं, कई बार ऐसा प्रश्न हो जाता है कि अगर कोई मशीन है उसमें से कुछ रेफ्रिजरेंट निकल गया, मान ली कैपेसिटी है 1 kg का या 1 लीटर का, जो भी कैपेसिटी है मशीन की, उसमें से अगर हाफ निकल गया तो क्या हाफ टॉप अप कर सकते हैं? जिसमें मशीन मिक्सर रूप से कंपोनेंट होता है, अगर उसमें मिक्स करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है और वो सही से नहीं चल पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है किसी बड़े कैपिलरी बोर में छोटे वाले तुलना में दाब क्या होगा? तो अधिक होगा ना जी, किसी बड़े कैपिलरी बोर में छोटे वाले की तुलना में दाब क्या होगा? अधिक होगा। हाउ इज ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर एक्चुएटेड? तो क्या होता है, मैग्नेटिक क्लच होता है ना, बाई एनर्जाइजिंग मैग्नेटिक क्लच, जैसे एसी चलता है, एसी बंद होता है, छोड़ दें तो बंद, उसे जैसे स्विच आपने ऑन करते हैं उसके आधार पे। चलिए उसके बाद है सम टाइम इज विंडो एसी स्टार्ट विथ हायर देन रेटेड एम्पियर एंड दी स्टॉप इमीडिएटली, व्हिच इज ए फॉलोइंग रीजन? किस कारण से होता है? तो ये रिले भी हो सकता है, रिले का ही ज़्यादा इशू रहता है। रिले अगर पीप कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में भी हो सकता है, या स्ट्रक कर गया है, रिले चेंज ओवर नहीं हो पा रहा है, तो ये भी आपको स्ट्रक करा देता है, जिसके कारण से होता है। फिर देखिए 19 नंबर, विच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज एसेंशियल टू ऑपरेट ए पीएससी सर्किट? तो रनिंग कैपेसिटर ही होता है, कैपेसिटर रनिंग होता है, वो ऑपरेट कर देता है और फिर सर्किट से हट जाता है। फिर देखिए विच इज अप्रोक्सीमेटली रेफ्रिजरेंट कैपेसिटी ऑफ है 165 लीटर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा है, हालांकि ये कई जगह सही आंसर नहीं मिलता। 0.1 कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कई एग्जाम में, 0.1 टन से 0.15 टन तक मैंने आंसर कई में अलग अलग वेरिएशन देखा है। यहाँ भी 0.1 टन आंसर दिया हुआ है, अब एग्जैक्ट इसके बीच में कहीं भी हो सकता है। इसको देखिए निकालने के लिए हमने इतना थोड़ा सा एक मेहनत किया, एक्सरसाइज किया है। कैसे निकलता है, इसको निकालने के लिए क्या है कि 12,000 BTU 24 आवर में पिघला सकता है, लेकिन अगर 1 घंटा में कोई पिघला रहा है तो कैपेसिटी उस हिसाब से इतना ही आता है, क्योंकि अगर 2000 LBS वाटर को 0 डिग्री टेम्परेचर पे 24 घंटा में पिघलाने की जितनी एनर्जी
मतलब हटाने के लिए एनर्जी जितनी चाहिए उस एनर्जी को बोला जाता है 1 टन। उसी टन से निकाला हुआ है, लेकिन इसमें इस कैपेसिटी को निकालने के लिए 165 लीटर से तुलना करता है, तो वो 12,000 से 18,000 BTU पर आवर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 24 आवर है, यहाँ पर आवर लगता है। और इसको वाटेज में कन्वर्ट करेंगे, कितनी पावर कंज्यूम होगा, तो 100 से 150 वाट कंज्यूम होगा इसको इतना काम करने में। चलिए, उसके बाद है हिम संयंत्र को अवशेषित चार्ज करने से पहले उनका निर्वातकरण के लिए आवश्यक है, नमी से समस्या से बचने के लिए। यानी ध्यान से देखिएगा, अगर कोई मशीन में आपका लीकेज हो गया, और लीकेज हो गया, इसमें हमने पहले नाइट्रोजन भरते हैं टेस्ट करने के लिए, लीक करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए, और फिर इसमें रेफ्रिजरेंट जब चार्ज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, उसमें वैक्यूम नहीं करेंगे, निर्वात नहीं करेंगे, तो आपका कुछ न कुछ पार्टिकल रह जाएंगे, कण, और वो रेफ्रिजरेंट के साथ रिएक्शन करते रहेंगे। वो मॉइस्चर भी हो सकता है और भी हो सकता है। तो मॉइस्चर से बचने के लिए पूरी लाइन को पहले अच्छे से वैक्यूम कर दिया जाता है, तब फिर रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं, उसी की बात हो रहा है। चलिए 22 नंबर, विच वाइंडिंग इज कंप्रेसर कनेक्ट विथ पॉइंट नंबर 2 ऑफ AC मैग्नेटिक रिले। अब देखिए, ये अब सर्किट वाला बता पाएंगे, इतना मुझे भी नहीं आइडिया है कि पॉइंट नंबर 2 से AC का मैग्नेटिक सर्किट रिले से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है स्टार्टिंग वाइंडिंग ओनली। अब ये अलग अलग जगह कैसे है ये मुझे नहीं ज़्यादा डिटेल में पता है, लेकिन आंसर के हिसाब से स्टार्टिंग वाइंडिंग ओनली है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। विच ऑफ दिस कंपोनेंट्स चेंज द स्टेटस ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्रॉम वेपर टू लिक्विड। वेपर से लिक्विड कहाँ होता है जी, ध्यान रखिएगा। क्या करते हैं, कंप्रेसर, देखो लाइन अभी बता रहे थे ना, एक लाइन आपको बताए थे ना, 4 यूनिट है, इधर कंप्रेसर है, यहाँ कंडेंसर है, यहाँ वाल्व है एक्सपेंशन वाल्व, और यहाँ पे एवोपरेटर है। तो कह रहा है कि कहाँ पे ऐसा कंपोनेंट में होता है जहाँ भाप से द्रव में बदलता है। तो देखिए, यहाँ कंप्रेसर में क्या आनी चाहिए, ड्राई आनी चाहिए, यहाँ पे क्या आनी चाहिए, वेपर आनी चाहिए। वेपर को क्या करता है कंप्रेसर, कंप्रेस करके भेजता है कंडेंसर में। अब यहाँ पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के साथ जाता है, जब इससे बाहर निकलता है तो प्रेशर तो टेम्परेचर तो हाई ही रहता है, प्रेशर थोड़ा डाउन होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा डाउन होता है। और इस प्रोसेस में जो होती है ना, यहाँ एक लाइन खींचती है, इसी लाइन की मैं कह रहा था कि इधर से इधर जब आती है तो इधर रेफ्रिजरेंट जो रहता है वो आपका रहता है वेपर के फॉर्म में, और इधर जो रेफ्रिजरेंट रहता है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो यहाँ एवोपरेटर से न लिक्विड कंप्रेसर में आनी चाहिए, ना आपका ध्यान रखिएगा कंप्रेसर से जो वेपर है, या ध्यान रखिए कंप्रेसर से वेपर कंडेंसर के बाद लिक्विड फॉर्म में आगे जानी चाहिए। और थोड़ा बहुत अगर लिक्विड बन जाता है, बच के लिक्विड वेपर में हो जाता है, तो एक्सपेंशन वाल्व पे आकर स्टोर होके लिक्विड के फॉर्म में ही आता है, किसमें, एवोपरेटर में। तो ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट को याद रखिएगा तो ऐसे प्रश्न आसान से होते हैं। विच वाइंडिंग विल हैव ए हाई रेजिस्टेंस व्हेन हर्मेटिकल सीलेड कंप्रेसर। तो बोथ का हाई रहता है। ध्यान दीजिएगा, अगर जनरली एक AC होती है उसकी कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा 10 मेगा ओम से तो कम होना ही नहीं चाहिए रेजिस्टेंस, ना स्टार्टिंग वाइंडिंग की ना रनिंग वाइंडिंग की। और अच्छा बताया जाता है कि 100 मेगा ओम हो तो और अच्छी बात है। ध्यान रखिएगा, बहुत कंसेप्चुअल है, ये प्रैक्टिकल काम करता है उसी को पता रहता है। बाकी आपको यहाँ इसलिए बता दिया कि ये कंसेप्ट रखिएगा तो याद आ जाएगा। उसके बाद क्या है, दग्ध प्रणाली संपीडक HPSC यानी HFC प्रशीतक के रूप में परिवर्तित करता है। तो किसके रूप में करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में करता है। तो चलिए, ये प्रश्न हो गया, ये केमिस्ट्री का प्रश्न है पूरी तरह से, लेकिन रेफ्रिजरेंट के लिए यूज होता है। फिर क्या आता है, एज पर एफ गैस रेगुलेशन मॉड्यूलेसी रेफ्रिजरेंट विच इज फॉलोइंग इज ए ट्रू विथ रिगार्ड ऑफ परमिटेड GWP वैल्यू। अब देखिए, इतना हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ते, लेकिन पता है कि 150 से ज़्यादा ये वाला रहना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी और अलग अलग होता है, प्रोटेक्शन है, कौन सा है,
वो सारा देखना पड़ेगा। उसके बाद आपका फॉर्म ऑफ गिवन ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट आर न्यूट्रल। तो देखिए अमोनिया, SO2 और CO2, ये भी एक रिफरेंट है लेकिन रेफ्रिजरेंट है, लेकिन नेचुरल है और अवेलेबल रहते हैं, लेकिन इसका यूज होता नहीं है, ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि इफिशियंसी कम है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अमोनिया का पहले यूज होता था लेकिन अब धीरे धीरे अमोनिया पे बैन लगी है, बंदी हो रहा है। उसमें होता था बर्फ बनाने के फैक्ट्री वगैरह में, वो बंद हो गया। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग, अरे अमोनिया क्या था, चलो छोटा बड़ा कर लेते हैं जी, नहीं दिख रहा है। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ ए रोटरी कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर में देखिए क्रैंकशाफ्ट आपका मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में है, बिग इंड बेरिंग और कनेक्टिंग रैंक। ऑटोमोबाइल क्या है, रोलर इम्पेलर होता है ना, इधर से इधर मूव करने के लिए रोटरी कंप्रेसर का पार्ट है। यानी रोटरी कंप्रेसर जो होता है कैसे घूमता है, तो इस टाइप से, राहुल जैसा। चलिए अगला है, विच वैल्यू विल बी ओपन एट द टाइम ऑफ पिस्टन गोइंग डाउन। अगर कौन सा वाल्व खुलेगा, वैल्यू बोल दिया था जी, वाल्व है, ओपन होगा जब पिस्टन डाउन होगा, तो सक्शन होगा ना, सिंपल सी बात है। अगर इसको, अगर कंप्रेसर आपका ऐसा है, ये आपका पिस्टन है और ये आपका पूरा चेम्बर है, तो ये पिस्टन अगर नीचे आती है तो ऊपर से सक्शन वाल्व खुलेगा, तो इसमें हवा अंदर की तरफ आएगा, और जब ऊपर से होगा तो फिर एक्सपेंशन वाल्व खुलेगा, तब उधर से हवा बाहर, मतलब एक्सपेंशन का बाहर की तरफ जाएगा, प्रेस होगा, या बंद रहेगा उस समय प्रेस होगा, ठीक है। उसके बाद वायुरुद्ध बंद संपीड़क के अंदर निलंबन स्प्रिंग फिटिंग का उपयोग किया है यांत्रिक संपादन को कम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज ए स्टेट ऑफ रेफ्रिजरेंट फीड फॉर ड्राई एक्सपेंशन टाइप एवपोरेटर डेट कम फ्रॉम एक्सपेंशन वाल्व। तो देखिए अभी हमने एक कंसेप्ट बताया, तो उससे दूसरा तीसरा क्वेश्चन भी आ गया, लिक्विड फॉर्म में आनी चाहिए ना यहाँ के बाद से। किस में आपका ये एवोपरेटर है, इसमें एक्सपेंशन वाल्व से इधर अगर कंडेंसर है, इधर कंप्रेसर है, तो यहाँ से अगर देखिए ये वाला लाइन बोले ना, इधर जो भी होगा वो क्या रहेगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। तो लिक्विड फॉर्म में कितना है, कंडेंसर के बाद से एक्सपेंशन वाल्व में, और आपका इनपुट ऑफ एवोपरेटर में। और इधर में अगर कहेंगे तो इधर आपका वेपर रहेगा, इधर गैस, इधर द्रव। ये लाइन आप ध्यान रखिएगा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। कई सारे प्रश्न ऐसे ही हो जाते हैं। उसके बाद आपके बात करते हैं, संयोजित छड़ का निर्माण करने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ढली हुई एल्युमिनियम मिश्र धातु के यूज करते हैं, जिसमें फोर्ज एल्युमिनियम एलाउ बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हाउ लीकेज प्रिवेंट इन बिटवीन कंप्रेसर क्रैंकशाफ्ट एंड हाउसिंग। तो सील ही लगती होगी ना सब जगह, अगर कोई भी मूविंग पार्ट और उसके बीच में अगर कोई पार्ट होता है जहाँ से अगर रोकना होता है, तो सील ही काम कर पाएगा, बाकी चीज़ें तो और कोई नहीं करेगा, यानी सील असेंबली लगेगी। फिर उसके बाद है व्हाट इज मिनिमम वॉल थिकनेस रिक्वायर फॉर इंस्टॉल विंडो AC। अगर विंडो AC इंस्टॉल करना है तो वॉल की थिकनेस कितनी होनी चाहिए। अब ये देखिए, अब सिविल का क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं हमें से, क्योंकि अगर उसको विंडो में शायद आपको आउटडोर टांगना होता है, इंडोर भी टांगना होता है, तो इसलिए अगर रहा है कितना 250 mm, 250 mm है, तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो 10 इंच के आसपास से दीवार होनी चाहिए, जिसमें आप इंडो AC करेंगे। अगर नहीं इतना रहा तो क्या हो जाएगी, आपकी जो सपोर्टिंग होगा विंडो का आउटडोर यूनिट या इंडोर यूनिट, वो टिक नहीं पाएगा। हमें यही लग रहा है इस कंसेप्ट से। चलिए उसके बाद है वातावरण में ओजोन स्तर की दूरी कितनी होती है। अब देखिए ये ज्योग्राफी का प्रश्न है। 9 से 15 किलोमीटर के बीच में, 9 से 18 भी कई जगह है तो वो मिलेगा, वहाँ तक आपका ओजोन लेयर है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज टाइप ऑफ ऑक्सी स्टील फ्लेम इज रिकमेंडेड इन RAC सेक्टर फॉर ब्रेज कॉपर टू कॉपर। तो न्यूट्रल होगा ना, ठीक है, नेचुरल। चलिए उसके बाद है तुषार मुक्ति फास्ट फी प्रशीतक
को प्रकोष्ठ चैम्बर में शीतल वायु कैसे फैलाती है? तो उत्पादक के पंखों के सहायता से, यानी एवोपरेटर का बात बोल रहा है। अगर एवोपरेटर से पंखा चलेगा तो कमरों में क्या करेगा, वही हवा वहाँ से सक करके ठंडा हवा फैला देगा। ठीक है। विच इज कंपोनेंट डिसकनेक्ट दी स्टार्टिंग वाइंडिंग फ्रॉम पीएससी सर्किट एंड स्प्लिट एसी। ये 2 बार क्वेश्चन आ गया, एक पहले भी आया था और नाम बदल के था, और इस बार खाली क्वेश्चन का टाइप बदला हुआ है कि किससे वहाँ तक कंट्रोल करता था और यहाँ क्या है। तो वही रनिंग कैपेसिटर की बात है, रनिंग कैपेसिटर को ओपन करने का है बात। ठीक है। व्हाट इज ए एडवांटेज ऑफ जीरोट्रॉफिक ब्लेंड कैनॉट बी टॉप ऑफ। वही बात कर रहा है ब्लेंड की बात। अगर 2-3 मिला देते हैं तो उसको टॉप अप नहीं कर सकते हैं। बोले थे ना 1 kg कैपेसिटी या 1 लीटर है, उसमें से कुछ निकल गया, निकलने के बाद क्या करिएगा, फिर से टॉप अप कर सकते हैं? नहीं, फिर आपको पूरी के पूरी नया ही डालना पड़ेगा। यही है, टॉप अप नहीं होता इसमें, क्योंकि प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है और वो बिहेवियर रेफ्रिजरेंट का नहीं रह जाता, बॉयलिंग और वो प्रॉपर्टी। ठीक है। क्योंकि हर रेफ्रिजरेंट का अपना अपना डेंसिटी होता है और अपनी अपनी डेंसिटी के अलावा उनकी अपनी अपनी टेम्परेचर होती है और मिक्स करके ब्लेंड करके बनाया जाता है। उस समय उस प्रॉपर्टी का ध्यान रखते हुए दोनों को एक ऐसा कांस्टेंट बनाया जाता है कि अगर उसको रेशियो गलत कर देंगे तो वो टेम्परेचर नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद विच एसी प्रोवाइडेड मोटर टू पंप कंडेंस वाटर फ्रॉम एवोपरेटर। तो कैसेट टाइप एसी में रहता है ना, कैसेट टाइप जो ऊपर से लटकाते हैं छतों में, तो उसकी पानी निकालने के लिए एक मोटर भी लगाना पड़ता है, पंप छोटा लगाना पड़ता है जो पानी को निकाल पाता है। और आपके स्प्लिट एसी में कहाँ होता है, विंडो एसी में कहाँ होता है, स्प्लिट एसी में क्या लगाते हैं? तो विंडो वाला ध्यान दीजिएगा, विंडो वाला थोड़ा कंसेप्ट देखिए, अभी ध्यान आ रहा है मुझे। विंडो वाला एक वाल पे पूछा था ना कौन सा एसी लगाना है, तो विंडो पूछा था हमने, स्प्लिट का कंसेप्ट बता दिया था। विंडो इसलिए कि उसको अगर खिड़की में बैठाते हैं तो वो उतनी जगह होनी चाहिए। देखिए ये मुझे ध्यान में गड़बड़ हो गया था यहाँ। विंडो एकदम बिल्कुल ऐसा एसी होना चाहिए जिसमें आपको आराम से वाल पे फिक्स हो जाए और उसी पे स्टेबल रहे, आधा बाहर आधा अंदर की टेम्परेचर कंट्रोल करे, मतलब बाहर से और आधा यूनिट बाहर आधा यूनिट अंदर हो, वो वाला कंसेप्ट था। तो वो ध्यान नहीं दे पाया था, अभी ध्यान में आ गया मुझे। कैसे लेसी के ध्यान। जल प्रशीतक वाटर कूलर की प्रतिबंधित अगर्म जल प्रवाह को क्या कारण होता है? तो बाल्ब को बंद अवस्था में रुक जाना, वहीं से पानी आगे नहीं निकल पा रहा है, तो वाटर कूलर के प्रबंधित अगर क्या इशू आ जाएगा। विच आर एवोपरेटिव कंडेंसर नॉर्मली यूज। लार्ज कैपेसिटी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या करते हैं, एवोपरेटेड कंडेंसर, एवोपरेटिव कंडेंसर नॉर्मली यूज। तो बड़ा ही कैपेसिटी होता है ना, जिसमें कंडेंसर में क्या होता है, पानी के नहीं लगा के फैन से वाला, उसी की बात कर रहा है एवोपरेटेड कंडेंसर वाला। एक ही साथ होते हैं दोनों में, कंडेंसर भी यानी ऐसा कुछ कॉइल होता है कई जगह, हमें लग रहा है उसी की बात कर रहा है। अब एग्जैक्ट क्या है प्रैक्टिकली मैं ये देखा हूँ, इधर कंडेंसर और इधर एवोपरेटर, एक ही यूनिट है आपका, और इस यूनिट में ठंडा हवा भी ब्लो करती है अंदर की तरफ भी और बाहर तरफ की भी। और थोड़ा सा अलग कंसेप्ट होता है, इसके ट्यूब जो चलती है एक साइड में वाटर भी आ जाता है, यानी एवोपरेटर साइड में वाटर से मिला के चलता है, वो वाला बात हो रहा है। चलिए उसके बाद आपका कह रहा है वेयर इज ए ऑयल स्प्लेशर फिटेड इन लुब्रिकेंट पाथ बाई स्प्लेटिंग मेथड। तो ऑयल क्रैंक शाफ्ट से होगा। ठीक है, ऑन क्रैंक शाफ्ट। विच टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट हैज बीन GWP और ODP वैल्यू। तो R22 की ही बात करते हैं, उसी पे निकाला जाता है इसी वैल्यू को, GWP और ओजोन डिप्रेशन और क्या क्या है दोनों साला, ग्रीन हाउस प्रोटेक्शन क्या है। चलिए उसके बाद कोल्ड स्टोरेज में किंग वाल्व या का प्रयोग के लिए किया जाता है। तो क्या है, प्रणाली को पंपिंग डाउन करने के लिए यूज किया जाता है किंग वाल्व को। चलिए उसके बाद अगला है 46, व्हाट टाइप ऑफ फिलर रड यूज फॉर ब्रेज कॉपर विथ कॉपर। तो पहले एक नेचुरल की बात किया था, यहाँ पे आपका कॉपर विथ फास्फोरस एलाई को
फीलर के रूप में यूज करते हैं करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका है R290 का स्व प्रजनन ऑटो इग्निशन लगभग कितना होता है, तो बहुत हाई डिग्री होता है, 450 डिग्री के आसपास है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 48 नंबर है अपलावित प्रकार के उत्पादक के प्रतिशतक का तापमान दर क्या होगी। तो इसमें देखिए तापमान में क्या होता है, द्रव्यमान प्रवाह दर के समान नहीं होगी, ऐसा तो माना जाता है, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है इसमें अलग अलग कंसेप्ट पे काम होता है, तो मशीन में तो दिखता नहीं है, लेकिन किताब थ्योरी बताता है, उसको मान के चलना पड़ता है। कह रहा है दी सम ऑफ ऑटोमेटिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। बाहर का प्रेशर और आपके गेज का प्रेशर दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। चलिए, उसके बाद व्हाट टाइप फिल्टर ड्रायर यूज इन एसी कार। देखिए फिल्टर ड्रायर आ गया, तो ड्रायर क्या होता है, रिसीवर टाइप। रिसीव मतलब वहाँ पे थोड़े से जो कलेक्ट रहता है वह कलेक्ट करता है, उसके लिए है आपका फिल्टर ड्रायर। चलिए, और ये फिल्टर ड्रायर का एक और इशू है, कुछ लोग बोलते हैं कि अगर एक बार एसी में काम हुआ तो ये ड्रायर को एक बार रेफ्रिजरेंट भरे तो क्या हटाना देना चाहिए। एज पर रूल तो इसको हटा देना चाहिए, लेकिन हटाते नहीं है। क्या होता है, रेफ्रिजरेंट में जो ड्रायर होता है वो फिल्टर करने का काम करता है, और देखिएगा गाड़ी में आप सर्विस करते हैं तो ऑयल फिल्टर को रखते हैं क्या, एयर फिल्टर को रखते हैं क्या, सबको बदल देते हैं। तो रेफ्रिजरेंट में नहीं बदलते जनरली, क्योंकि ये सारा ब्रेजिंग से लाइन में जुड़ा हुआ रहता है, और ब्रेजिंग दोबारा कौन करता है। चलिए कोई बात नहीं। गैस्केट के किनारों का परिष्करण करने के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त होता है। तो ये तो चलो, गैस्केट को किनारे को परिष्कृत करना, काटने के लिए गैस्केट जो होती है, अगर छोटा बड़ा या शेप या बैठ रहा है कोई करना, तो उसके लिए रबड़ का गैस्केट की बात हो रहा है। उसके बाद आप वातानुकूलन प्रणाली में वातावरण की वायु की नमी कहाँ संघनित होती है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे, एवोपरेटर में। देखिए ना, वायु की नमी कहाँ संघनित होती है। तो देखिए वायु की नमी की कहाँ बात करना है आपको, एवोपरेटर में ही करना है। और अभी आपने देखा ना, कैस्केट टाइप एसी में पंप लगा के उस नमी से निकले हुए पानी को निकालते हैं, और घर में स्प्लिट एसी होता है तो एक पाइपलाइन जोड़ के डायरेक्ट अपने आप स्लोप बना देते हैं नीचे की तरफ, वहाँ पे निकल जाता है और वो पानी गिरते रहता है वहाँ पे। चलिए, उसके व्हाट टाइप ऑफ कंप्रेसर इज यूज इन एयर कंडीशनिंग प्लांट। ध्यान से देखिएगा, बड़ा प्लांट की बात कर रहा है। कॉमर्शियल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, एयर कंडीशनिंग प्लांट, बड़े बड़े प्लांट में अभी जो होती है ना कॉमर्शियल वाला, वो होता है। और इसके बाद भी और होता है आजकल, ध्यान रखिएगा, ये रोटरी हम ये सब नहीं यूज होता। अगर बड़ा प्लांट की बात हो जाए तो आजकल स्क्रू यूज हो रहा है, और बहुत बड़ा है तो सेंट्रीफ्यूगल हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जो अपने छोटे छोटे कंप्रेसर होते हैं वो रोटरी, सेमी हटकेल और ट्विन रोटरी टाइप पे यूज होते हैं आजकल। और कहेंगे तो स्क्रू टाइप के कम से कम 150 से 200 टन के एसी, 250 टन का मशीन होता है उसमें यूज होता है। और 400-500 से ऊपर का अगर यूज करना है मशीन इस लेवल का, तो आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज होता है, बहुत बड़ा होते हैं। चलिए, लेकिन स्क्रू में साउंड ज़्यादा आती है, एक अलग चीज़ है। फिर देखिए, विन व्हाट स्टेटस विल बी रेफ्रिजरेंट वी आउट और ड्राई एक्सपेंशन एवोपरेटर। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ठीक है, सुपर हीटेड वेपर। देखिए सुपर हीटेड वेपर निकलता है बाद में, जो आपकी कंप्रेसर की इनपुट की तरफ आएगी, उसकी बात करा जा रहा है। उसके बाद आपका है तांबे के नलका के टाँके लगाने के लिए कौन सी नोजल उपयुक्त होती है। तो अब देखिए, ये अभी तो मिस्त्री जो करता है वो बताएगा। 6 नंबर यहाँ लिखा है, अब ध्यान रखिएगा, कोई कह देगा कि 8 नंबर भी यूज कर पाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे 6 नंबर लिखा है तो हम उसी की बात करेंगे। हमें इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, इस टाइप के हम काम नहीं कर पाए हैं। चलिए, यदि एसी के चुंबकीय रिले की श्रृंखला दीप के साथ बिंदु संख्या 1 से 5 पे जाए तो क्या होगा। तो घंटी का अनवरत ध्वनि सुनाई देगी।
एसी के चुंबकीय रिले की श्रृंखला द्वीप के साथ बिंदु संख्या 5 आपात से जा जाए, यानी ये ऑपरेटर जो हो सकता है वही बता सकता है, वो वाला क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, इसको याद रख लीजिए। घंटी की अवतरण ध्वनि सुनाई देगी। कह रहा है कि वायुरुद्ध बंद और प्रत्यागामी संपीडक में तेल डालने के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त है? तेल भरे मापक जार के साथ संपीडक से जुड़ी चूसन नलिका के चलाए। चलिए, उसके बाद है अस्तर विहीन यानी ऑटो डिफॉल्ट इकाई प्रणाली का द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पे आपका है समय समयक स्विच या टाइमर स्विच कहिए ना, उससे नियंत्रण कर लिया जाता है। उसके बाद है बैरोमीटर, तो दाब मापने का मान क्या है? तो ये तो ठीक है, सबको पता है 1.03 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर बैरोमीटर का। कई बार 10 psi की बात भी होती है, psi 10 होता है, 10 psi या 10 बार कुछ ऐसा। चलिए कोई बात नहीं है, आंसर में 4 है। उसके बाद आपका 60वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में क्या एक परिपथ में श्रृंखला में जुड़े होते हैं? तो ये इलेक्ट्रिकल वाला है, ये सब लोग जानते हैं। एमीटर को सीरीज में या श्रृंखला में और वोल्ट मीटर को पैरेलल में हमेशा लगाते हैं। एक दूसरे का स्थान भी नहीं बदलते हैं, नहीं तो दोनों एक तो जल जाएगा और एक काम नहीं करेगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है। एसी परिस्थितक को चार्ज करते समय सावधानी की आवश्यकता क्यों होती है? यह ज्वलनशील होता है जी, ये तो पता है, जल सकता है। विषैला तो कम होता है, तीक्ष्ण कम होता है, पर्यावरण के अनुकूल नहीं होता। पर्यावरण के अनुकूल तो नहीं होता, लेकिन इतना भी नहीं होता है कि एकदम सावधानी की वो ज़रूरत हो कि 10 ग्राम निकल गया तो दिक्कत है। आजकल ओजोन लेयर डिप्रेशन से अच्छा ब्लेंड इसीलिए तो किया जा रहा है। कह रहा है तेल जल की सतह पर क्यों फैल जाती है? पृष्ठ तनाव कम होता है, ये सबको पता है। चलिए कोई बात नहीं है। पीटीसी रिले का प्रतिरोध कितना होता है? 10 से 100 ओम पीटीसी रिले। चलिए कोई बात नहीं। डीप फ्रीजर का उच्च विसर्जन ताप पर चलने वाले को क्या कारण होता है? तो क्या हो रहा है, सही से वहाँ पे संघनन नहीं हो रहा है, दोषपूर्ण है, यानी कंडेंसेशन सही से नहीं हो रहा है। उसके बाद व्हिच एजेंट इज रिक्वायर फ्लशिंग रेफ्रिजरेशन साइकिल? तो ऑक्सीजन फ्री ड्राई नाइट्रोज। ठीक है, व्हिच एजेंट फॉर रिक्वायर फॉर फ्लशिंग फॉर रेफ्रिजरेंट साइकिल? तो ऑक्सीजन फ्री ड्राई नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन से क्या करते हैं, जब हम टेस्ट करते हैं पाइपलाइन को तो उसमें नाइट्रोजन डाल के रखते हैं, जिससे वो नाइट्रोजन ट्यूब में रिएक्शन न कर पाए। सिंपल सी बात है, फ्लैशिंग के अर्थ में। चलिए, व्हाट इज द रीजन फॉर डेवलपिंग हैवी फ्रोस्ट इनसाइड फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर कैबिनेट? तो ड्यू टू फॉल्ट ऑफ हीटर। ठीक है, ड्यू टू फॉल्ट ऑफ हीटर है। उसके बाद 67 नंबर, व्हाट इज evacuation for recommended for charging refrigerant unit? व्हाट लेवल ऑफ evacuation? तो देखिए यहाँ 500 माइक्रोन लिखा है, तो मान लीजिए। उसके बाद आपका 68 है, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ कूलिंग 1 टन रेफ्रिजरेंट? अब देखिए 1 टन रेफ्रिजरेंट 3.51 है और 12,000 BTU भी तो आपने देखा था, BTU पर 24 आवर कुछ ऐसा था, वो भी आपको था। और भी यूनिट होते हैं, इसको आपको HP में भी कई दे दिया जाता है। और आइस वाला भी 2000 LP 2000 LBS को 24 घंटा में काटने वाला वो भी यूनिट होता है। चलिए, निम्नलिखित में क्या उद्वासक का एक अनुप्रयोग नहीं है? तो ऊष्मा निराकरण हीट रिजेक्शन काम नहीं है, उद्वासक का अनुप्रयोग नहीं है। हीट उससे कहाँ होता है, उद्वाष्पक ये बाहर निकालने का काम करता है, गर्मी का हीट रिजेक्शन का। चलिए, व्हाट इज वो LP डिस्कनेक्ट फ्रॉम सर्किट ड्यू टू डायग्राम हाई करंट ड्रॉन? हाई करंट ज़्यादा करंट लेता है तो ओपन हो ही जाएगा, ओवरलोड प्रोटेक्शन है ही है। तो ओवरलोड प्रोटेक्शन ऐसे भी डिस्कनेक्ट होता है जब भी ज़्यादा करंट लेता है, इसीलिए लगाया ही जाता है। चलिए, और ये कहाँ लगाने की बात किया था, पहले आपने एक प्रश्न में देखा था, दोनों वाइंडिंग के, कॉमन वाइंडिंग के, रनिंग के या स्टार्टिंग के। तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ लगाते हैं, कॉमन वाइंडिंग में। चलिए, उसके बाद आपका व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ
एब्सोल्यूट R600 का प्रेशर इज कंपेरेड टू R012। तो डिस्प्लेसमेंट आइसोब्यूटेन, बाप रे बाप, ये दिक्कत है, मुझे नहीं पता इतना भाई साहब। 80% मोर कह रहा है, तो एक बार जो रेफ्रिजरेंट वाले होंगे वो बता पाएंगे इसके बारे में, लेकिन आंसर 80% है, ठीक है। उसके बाद जल कर नष्ट हुई प्रणाली को बचाए गए प्रशीतक का बचाए जाने का पूर्ण चक्रण संशोधक का उपयोग किया जा सकता है। जलकर नष्ट हुई प्रणाली से बचाए गए प्रशीतक का यूज किया जा सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा बहुत सारे रेफ्रिजरेंट जो ब्लेंड होते हैं ये सही नहीं है उसके लिए। चलिए, उसके बाद है कैपिलरी क्रिया होने के क्या कारण होता है। तो कैपिलरी के अभी हम लोग बात ही किए थे, सतह पर द्रव कणों का आसंजन, ठीक है। उसके बाद आपका 74 नंबर, इसके बाद एक और प्रश्न है, स्प्लिट एसी के संचालन के सूक्ष्म दाब के लिए कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी होती है। तो ये आपका शीतलन कुंडली में ऊष्मा भार की आपूर्ति, शीतलन कुंडली में यानी इवेपोरेटर कॉइल की कुंडली में ऊष्मा भार की आपूर्ति क्या है। उसके बाद विंडो एसी के ब्लोअर फैन और कंडेंसर फैन की घूर्णन की दिशा क्या होती है। एक दूसरे के अपोजिट होता है, ये तो पता है, विंडो एसी है तो ध्यान दीजिएगा, विंडो एसी होती है तो इसमें तो सबको पता है ना, इधर घर में हवा देना है और इधर देना है, बाहर निकालना है। और पंखा इसी पे लगे हुए हैं, फैन अगर मान लीजिए तो सीधा बात है, दोनों अपना, ये अगर ये राइट भी चलेगा और ये भी राइट चलेगा तो ये हवा तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन यहाँ हवा दोनों डायरेक्शन में जाना है तो एक दूसरे के विपरीत होगा। तो ये रहा 75 क्वेश्चन। बाकी और प्रश्न भी है जो हम इसमें PDF में शामिल कर रखे हैं, और आने वाले दिनों में जैसे ही टाइम मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे कि जो लोग नहीं ले पाए हैं तो जितना हो सकता है, देखिए स्पेशलिस्ट तो हूँ नहीं मैं रेफ्रिजरेंट एंड एयर कंडीशनिंग या और भी सारे ट्रेडों का कोई भी पता नहीं रहता, क्योंकि आपको पता है हमने एक सिलेबस बताया था ना, 49 से 50 ITI आज के डेट में होते हैं ट्रेड का। इतने सारे ट्रेड का नॉलेज किसी को भी नहीं हो सकता है, इसलिए आप अपने फील्ड में माहिर होंगे। हो सकता है इस प्रश्न में भी बहुत सारे क्वेश्चन 1 आध 2 4 गलत दिए होंगे, उसके लिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर सही हो तो कमेंट कर दीजिएगा उसका आंसर गलत को सही करके, क्योंकि बाकी लोगों को दिक्कत ना आए। और आने वाले दिनों में देखिए LP CBT 2 की एग्ज़ाम अभी कम से कम 15 दिन और लगेंगे कम से कम, और मार्च में तो गया ही, आज 31 मार्च है, अप्रैल में होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। बाकी देखिए अप्रैल के लास्ट में 1 आध 2 दिन में हो जाए या मई में हो, तो मेरा उम्मीद वही है, क्योंकि RRB और रेलवे बोर्ड में एक डिसीजन होना है कि अब पेपर कैसे लेना है, जब पहली CBT 2 में इतने बड़ा धांधली हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।